हमारे देश में हर रोज़ लाखों अपराध होते हैं। ज़्यादातर मामलों में ऐसा देखा गया है कि अगर पुलिस वक्त रहे कार्रवाई करे और ईमानदारी से जांच करे तो केस जल्दी सुलझ जाता है। लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते हैं जो या तो लापरवाही का शिकार हो जाते हैं या फिर इतने पेचीदा होते हैं कि सालों तक अनसुलझे रह जाते हैं। आज मैं जिस केस के बारे में बात करने वाला हूँ वो अपने आप में बेहद अलग और रहस्यमयी है। इस केस में इतने ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न आए कि पुलिस भी चकरा गई। आखिरकार यह केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया और वहां से यह केस सीबीआई तक पहुंच गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तमाम कोशिश के बाद भी इस केस का कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। तो आज का यह वीडियो एक ऐसे केस पर आधारित है जो आपको आखिर तक बांधे रखेगा। अगर आपने वीडियो पर क्लिक किया है तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाली सनम हसन नाम की एक लड़की से। इस लड़की की उम्र महज 19 साल थी। ये पुणे में रहकर अपनी फैशन डिजाइनिंग की कोर्स कर रही थी और यह सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। इसका बाकी का परिवार मुंबई में रहा करता था। परिवार में माता पिता और एक बड़ा भाई मौजूद था। वैसे तो इस परिवार के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी सनम हसन अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। इसलिए वह मुंबई से पुणे आ गई थी। यहाँ पर रहते हुए वो अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर रही थी। साथ ही वह एक पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। मुंबई के फिनिक्स कॉम्प्लेक्स में एक जाना माना एल्डो का शोरूम था। एल्डो के शोरूम में ये जॉब भी किया करती थी। यहाँ से पैसे भी कमाती थी। साथ ही एक फुटबॉल की प्लेयर भी थी। यानी कि सनम हसन हर फील्ड में अच्छी थी, अच्छा कर रही थी। इसके माता पिता भी उससे बहुत ज़्यादा खुश थे और वो अक्सर अपनी बेटी से मिलने के लिए पुणे भी आया करते थे। पुणे में रहते हुए सनम हसन के बहुत सारे दोस्त भी बन गए थे। जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी वहाँ पर भी उसके बहुत सारे दोस्त थे। जहाँ पर एल्डो के शोरूम में वो जॉब करती थी वहाँ पर भी उसके कुछ दोस्त बन गए थे। सब कुछ बहुत ही अच्छा था। अब यह दिन आता है 2 अक्टूबर 2012 का। आज के दिन सनम हसन का जन्मदिन था, जिस वजह से उसके माता पिता मुंबई से उससे मिलने के लिए पुणे आते हैं। यहाँ पर पूरा दिन घूमते फिरते हैं, होटल में खाना खाते हैं। साथ ही सनम हसन अपने पेरेंट्स को बताती हैं कि आज रात को उसके साथ काम करने वाले एक लड़के ने उसकी जन्मदिन पार्टी अरेंज की है। दरअसल एल्डो के शोरूम में उसके साथ एक लड़का काम करता था जिसका नाम मोहनिस विजय था और इसने आज की रात सनम हसन के लिए जन्मदिन पार्टी ऑर्गेनाइज किया था। वह पूरा दिन अपने परिवार वालों के साथ रहती हैं, अपना जन्मदिन मनाती हैं और रात को वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए चली जाती हैं। सनम हसन के पेरेंट्स और उसका भाई होटल में ही रुक जाते हैं। होटल से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर एक दोस्त के फ्लैट में मोहनिस विजय ने यह पार्टी अरेंज की थी। अब यह पार्टी पूरी तरह शुरू होती है 2 अक्टूबर 2012 की और यहीं से ये कहानी एक करवट लेती है। ऐसी करवट जो हर किसी की रोंगटे खड़े कर दे। यह रात बीत जाती है और अगला दिन आता है, यानी कि 3 अक्टूबर 2012 का। सुबह का तकरीबन 8 बजे मोहनिस विजय सनम के पिता को कॉल करता और कहता है कि जल्दी से नज़दीकी हॉस्पिटल आ जाइए, सनम की हालत बहुत ख़राब है। सनम के पेरेंट्स भागते दौड़ते हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें मालूम चलता है कि सनम की मृत्यु हो चुकी है। अब यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल शौक में चले जाते हैं, क्योंकि कल तक उनकी बेटी जिंदा थी। कल पूरा दिन उन्होंने साथ में बिताया था और वो जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया था और आज उनकी बेटी के साथ ऐसा क्या हो गया। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, बॉडी की जांच की जाती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें मालूम चलता है कि सनम हसन की बॉडी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल पाया गया। यानी कि या तो उसने अपनी मर्जी से या फिर किसी ने ज़बरदस्ती उसे काफ़ी शराब पिलाई थी और उसी शराब की ओवरडोज और हार्ट अटैक के कारण सनम हसन की मृत्यु हो गई थी। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सनम की बॉडी से कुछ सीमन के सैंपल भी मिले थे। यानी कि मृत्यु से पहले सनम हसन के साथ संबंध भी बनाए गए थे, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि यह संबंध सहमति से बनाए गए थे या फिर जबरदस्ती। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है कि सनम हसन के शरीर में जो दिल था वह दिल किसी फीमेल का नहीं बल्कि मेल का था। देखिए, जब पोस्टमार्टम होता है तो शरीर के सारे अंग को निकाल कर उसकी जांच की जाती है। डॉक्टरों ने जब उसके हार्ट की जांच की तो उसके हार्ट में मिले प्रोटीन से यह पाया गया कि यह हार्ट किसी फीमेल का नहीं बल्कि मेल का है। अब ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि किसी फीमेल के अंदर किसी मेल का हार्ट ग्रो कर रहा हो। सनम की बॉडी पर उसके मरने से पहले ऐसा कोई भी निशान नहीं था जिससे कहा जा सके कि उसकी कोई हार्ट की सर्जरी हुई थी। तो यहाँ पर पुलिस के लिए यह केस काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होने वाला था और यहाँ पर पुलिस के सामने काफ़ी सारे सवाल थे।
पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है। शुरुआती जांच में पुलिस को सबसे पहले यह मालूम करना था कि यहाँ पर सनम हसन के साथ संबंध किसने बनाए थे, उसे शराब किसने पिलाई थी। और इसी के चलते पुलिस ने उन 17 लोगों को पुलिस थाने लेकर आती हैं जो उस रात पार्टी में मौजूद थे, जिसमें सनम हसन के कुछ कॉलेज के दोस्त थे, साथ ही उसके साथ काम करने वाले उसके शोरूम के कुछ दोस्त भी थे। पुलिस बारी बारी से सभी से पूछताछ करती हैं। सभी का डीएनए सैंपल लिया जाता है। सनम हसन की बॉडी से जो सीमेंट के सैंपल मिले थे उनके डीएनए से मैच किया जाता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन 17 लोगों में से किसी का भी सैंपल मैच नहीं करता है और ना ही सनम हसन के करीबी दोस्त मोहनीस का डीएनए उस सीमेंट के सैंपल से मैच करता है। यानी कि उन 17 लोगों में से किसी ने भी सनम हसन के साथ संबंध नहीं बनाए थे। यहाँ पर यह केस और भी ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा था। उसके बाद पुलिस के सामने दूसरा सवाल यह था कि सनम हसन की डेड बॉडी से जो हार्ट मिला था, आखिर वह हार्ट किसका था। अब पुलिस मोहनीस विजय से उस रात के बारे में सारी बातें फिर से पूछती हैं पूरी डिटेल्स में। तो मालूम चलता है कि बर्थडे पार्टी के दौरान उसके दोस्तों ने सनम को थोड़ी बहुत शराब पिलाई थी और धीरे धीरे यह थोड़ी बहुत शराब ज़्यादा मात्रा में हो गया था। शराब की ओवरडोज के कारण रात को ही सनम हसन को उल्टी भी हुई थी, जिसके बाद मोहनीस ने उसे एक कमरे में सुला दिया और सुबह जब उन्होंने कमरे में जाकर चेक किया तो उन्होंने पाया कि जो सनम हसन है वह मर चुकी हैं। वह उसे नज़दीकी हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने चेक किया तो उन्होंने उसे मृत घोषित कर दिया। अब क्योंकि इस केस में पुलिस को कुछ भी लीड नहीं मिल रही थी, ऐसे ही समय बीतता जा रहा था और साल आ जाता है 2014 का। सनम के पेरेंट्स के कहने पर यह केस सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया जाता है। सीबीआई सारे तथ्यों को जोड़कर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। सबसे पहले उन 17 लोगों से बात की जाती है, उनका बयान लिया जाता है जो लोग उस दिन पार्टी में मौजूद थे। सभी डीएनए सैंपल रिपोर्ट की डीपली एग्जामिन किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगता है। सीबीआई के सामने एक और बड़ा सवाल यह था कि आखिर सनम की बॉडी से किसी मेल का हार्ट कैसे मिला। तो सबसे पहले इसकी जांच की जाती है। तो मालूम चलता है कि जिस दिन हॉस्पिटल में सनम की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा था, उसी दिन वहां पर उसके अलावा 4 और बॉडी मौजूद थी जिनका भी पोस्टमार्टम हुआ था। और नियम के अनुसार पोस्टमार्टम करते हुए वीडियोग्राफी करना जरूरी होता है, लेकिन उस दिन वहां पर मेडिकल स्टाफ ने किसी भी पोस्टमार्टम को करते हुए वीडियोग्राफी नहीं की थी। सीबीआई की जांच में यह बात सामने आती है कि सनम हसन की मौत के मामले कहीं ना कहीं मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों की लापरवाही थी। हार्ट ट्रांसप्लांट या पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों ने 2 हार्ट को लेकर गड़बड़ी की थी। रिपोर्ट में यह दर्ज हुआ कि सनम की बॉडी से किसी मेल का हार्ट बरामद हुआ, जिससे पूरे केस की दिशा ही बदल गई। हालांकि इस गड़बड़ी का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, लेकिन सारे तथ्यों को जोड़ने पर यही अंदाजा लगाया गया। पर असली सवाल तो अब भी वहीं का वहीं था कि मरने से पहले सनम के साथ संबंध किसने बनाए। इस सवालों का जवाब ढूंढने में पुलिस को पूरे 2 साल लग गए। फिर आया साल 2016। जब सीबीआई के हाथ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला तो वह कोर्ट से एक खास इजाज़त मांगती हैं सनम की डेड बॉडी को कब्र से दोबारा निकलवाने की। कोर्ट इस मांग को मंजूरी देती हैं और फिर कब्र से सनम की बॉडी को बाहर निकाला जाता है। बॉडी से कुछ डीएनए सैंपल लिए जाते हैं और उन्हें दोबारा टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन नतीजे फिर भी निराशाजनक रहते हैं। सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगता है। ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है जिससे किसी को मुख्य आरोपी ठहराया जा सके। सनम हसन के माता पिता का साफ साफ कहना था कि उनकी बेटी बहुत फिट थी, वह एक फुटबॉल प्लेयर थी, कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाई थी। उनका मानना था कि बर्थडे पार्टी में किसी ने जबरदस्ती उसे शराब पिलाई, नशे की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। सीबीआई हर एंगल से जांच करती है, दुश्मनी, प्यार, जलन, हर पहलू को खंगाला जाता है। जिन 17 लोगों को शक के घेरे में लाया गया था उनकी पूरी बैकग्राउंड की जांच की जाती है। पड़ोसियों से लेकर कॉलेज के स्टूडेंट और स्टाफ तक सभी से पूछताछ की जाती है, लेकिन इतनी बड़ी तहकीकात के बाद भी सीबीआई के हाथ खाली रहते हैं। ये मामला भारतीय अपराध इतिहास के उन चंद मामलों में शामिल हो गया जो सुलझने के बावजूद भी अनसुलझे रह जाते हैं। जांच की इतनी लंबी प्रक्रिया के बावजूद भी इस केस में कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे किसी एक इंसान को दोषी ठहराया जा सके। आज भी यह केस पेंडिंग की लिस्ट में है। यह हत्या थी या नेचुरल डेथ, इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया। सीबीआई की रिपोर्ट तक किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचती हैं, लेकिन इस केस की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक जरूर देती हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं, खासकर बेटा या बेटी जो घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप उनकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखें। यह देखें कि वह किस माहौल में रहते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अपने बच्चों से ऐसा रिश्ता बनाएं कि वह किसी भी बात को बिना डरे आपसे शेयर कर सके। इस कहानी को सुनने के बाद आपका क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए।
मिलते हैं एक और वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।